हेलो फ्रेंड्स, वीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि बहुत समय से मैं बीएससी पर वीडियो नहीं बना सका हूं, लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज से मैं जब तक बीएससी फाइनल ईयर का पूरा कोर्स कंप्लीट ना कर दूं तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा और डेली आपके लिए वीडियो डालूंगा। वह पूरा कोर्स इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य से। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य पूरा कवर होगा। इसके अलावा फिर मैं धीरे धीरे इंग्लिश और अदर जो टॉपिक हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन स्टार्ट होगी हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य से। तो आपका जो प्यार है वीके कंपटीशन क्लासेस पर उसको बनाए रखिएगा और चलते हैं हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य पर और एक नए सफ़र पर, जिसके द्वारा हम आपको बीएससी की पूरी जानकारी देंगे। स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य के सिलेबस से। आइए जानते हैं हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य का पाठ्यक्रम क्या है। तो इसका जो अधिकतम अंक है वो कितने हैं? 35 नंबर का हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य आएगा। ये फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आपको 3 पेपर होते हैं, उसमें से एक हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य। तो इसकी 5 इकाई हो गई। तो यूनिट फर्स्ट है हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें आएगा मेरे सहयात्री। मेरे सहयात्री एक यात्रा वृत्तांत है जो अमृतलाल बेगड़ जी द्वारा लिखा गया है, जो हम आज ही देखेंगे अभी इसी वीडियो में। इसके बाद मध्य प्रदेश की लोक कलाएं संकलित, लोकोक्तियां एवं मुहावरे के बारे में जानेंगे। फिर आएंगे हम हिंदी भाषा की इकाई दूसरी पर। सेकंड इकाई में हम जानेंगे जनसंचार माध्यम के बारे में। जनसंचार माध्यम में हम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया को जानेंगे। उसके बाद देखेंगे टूटते हुए, ये है एकांकी। ये किसने लिखी है? डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र जी ने। इनको देखेंगे। इसके बाद संक्षिप्तियाँ क्या है इसके बारे में जानेंगे। इकाई थर्ड पर आएंगे। तो इकाई थर्ड में हम हिंदी भाषा में जानेंगे पत्रकारिता के विभिन्न आयाम क्या हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का लोक साहित्य जानेंगे। इसके बाद जानेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन में आवेदन, प्रारूपण, आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक के बारे में जानेंगे। फिर आएंगे हम इकाई 4 पर। इकाई 4 में हम जानेंगे राजभाषा, हिंदी की संवैधानिक एवं व्यवहारिक स्थिति क्या है उसके बारे में, दूरभाष और मोबाइल के बारे में, हिंदी की शब्द संपदा के बारे में, अनुवाद, अनुवाद का अर्थ, अनुवाद के प्रकार और इसको अभ्यास करेंगे। और इसके बाद अंतिम और लास्ट यूनिट है 5th यूनिट। तो देखते हैं 5th यूनिट में क्या आएगा। 5th यूनिट में आएगी नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य के अंतर्गत विश्व के प्रमुख धर्म एवं महत्वपूर्ण विशेषताएं जानेंगे। अब धर्म में कौन कौन से धर्म? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। इन धर्मों को भी जानेंगे, उसकी विशेषताएं भी जानेंगे। इसके अलावा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है, इसका संक्षिप्त संस्करण भी देखेंगे। तो इस प्रकार आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, एक प्लेलिस्ट के द्वारा हम ये सारी चीज़ें कवर करवा देंगे। लेकिन स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, मेरे सहयात्री, जो एक यात्रा वृत्तांत है अमृतलाल बेगड़ जी द्वारा। उनका जो यात्रा वृत्तांत है उसको शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं मेरे सहयात्री पर। सिलेबस देखने के बाद हम आ गए हैं अब मेरे सहयात्री यात्रा वृत्तांत पर, जो अमृतलाल बेगड़ जी द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, एक तो ये हो सकता है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दें और बस रहने दें, लेकिन हमने सोचा है कि अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम जो पूरा टॉपिक है पूरी का ही फुल डिटेल में बताएंगे। उसको फिर आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को सिर्फ अच्छे से देख लीजिएगा, इतने में ही आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि कॉलेज रहता है, कॉलेज में सिर्फ अच्छे से अगर आप लिख सकते हैं, आप में कला है और थोड़े बहुत की पॉइंट जानते हैं, तो आप लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र। प्रश्न 1 से, नर्मदा नदी के तट के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। नर्मदा नदी के तट के बारे में बताना है। तो देखिए, एक तो क्या हो सकता है, आप एक नदी देखी होगी तो उसके तट के बारे में लफाजी करें। लफाजी मतलब कुछ भी लिखें, लेकिन क्या होता है कि कॉलेज में लिखना बड़ा मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़े थोड़े से की पॉइंट याद रहें
उसी के माध्यम से इर्द गिर्द घूमते हुए अपने आंसर लिखिए। तो हम आपको बता दें इसमें किस द्वारा लिखा गया है। नर्मदा केवल नदी ही नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति की वाहक भी है। कितने अच्छे से स्टार्टिंग की कि नर्मदा नदी नहीं है, यह संस्कृति की वाहक भी है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, नर्मदा का स्वच्छ जल व दूर तक फैली हरियाली और तट पर बसे हजारों गांव तथा नगर इसकी क्या बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। नर्मदा के उद्गम से लेकर संगम तक 10 करोड़ तीर्थ हैं। अब देखो ये तो याद नहीं रहेगा वहां पर कि 10 करोड़ है, तो ऐसा लगता है नर्मदा के उद्गम से लेकर संगम तक अनेकों तीर्थ हैं जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहती है। इसका एक नाम क्या है, रेवाह भी है, जो कि कालिदास ने मेघदूतम में दिया है। इसकी गति और चट्टानों से गिरने के कारण इसे रेवा कहा जाता है। तीर्थों के घाटों पर हर हर नर्मदे बोलकर भक्तों का नदी में स्नान कर अर्पण तर्पण करना इसकी शोभा में वृद्धि करता है। रात्रि के समय नर्मदा की आरती व दीपदान का मनोहारी दृश्य अवर्णनीय है। देखिए तट के बारे में बताना है तो तट के बारे में शुरू हो रहा है कि रात्रि के समय नर्मदा की आरती व दीपदान का मनोहारी दृश्य अवर्णनीय है। ओमकारेश्वर के घंटे की ध्वनि से नर्मदा मैया प्रसन्न होती हैं और नर्मदा की कल कल लहरें रात के सन्नाटे में भोलेनाथ को प्रफुल्लित करती हैं। नर्मदा की तीव्र गति प्रपातों में दिखाई पड़ती है। इसके तट पर बसे, ये ध्यान रखिएगा थोड़ी, इसके तट पर क्या क्या बसे हैं, क्योंकि तट के बारे में रख रहे हैं तो उसके शहर के नाम तो होने ही चाहिए याद। जबलपुर, भेड़ाघाट, अमरकंटक और शुक्ल तीर्थ की समृद्धता नर्मदा की कहानी स्वतः ही बयान करती है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा है, थोड़ा मेन की पॉइंट याद रखिए कि जीवन रेखा कहलाती है, ठीक है। जो जो शहर बसे हैं वो ध्यान रखिए। रेवा नाम पड़ा है, कालिदास ने मेघदूत में दिया था। ये 2-4 चीजें हैं, तो ये आंसर आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विश्वास रखिए जितने भी क्वेश्चन एक यूनिट में हम जितने क्वेश्चन बता देंगे उसके अंतर्गत ही पूरे क्वेश्चन आएंगे। लगभग 99% है कि उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो विश्वास रखिए और इनको अच्छे से देखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, संस्मरण के आधार पर बेगड़ जी के सहयात्रियों पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। संस्मरण के आधार पर बताना है। तो मेरे सहयात्री यात्रा वृतांत में लेखक के साथ उस नर्मदा पद यात्रा में लेखक की पत्नी का नाम क्या है, कांता, लेखक के बेटे का सहपाठी अशोक तिवारी, मुंबई के 4 लोग, 64 वर्षीय रमेश शाह, उनकी 61 वर्षीय पत्नी हंसा, 36 वर्षीय पुत्र संजय तथा इस परिवार की एक अभिन्न मित्र 26 वर्षीय गार्गी देसाई थी। दिल्ली से अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिल मिश्र तथा मंडला से अरविंद गुरु और उनकी पत्नी मंजरी तथा 3 गौण सेवक अन्य लोग फगनू, घनश्याम व गरीबा, यह सब लेखक के कौन है, सहयात्री हैं। सहयात्री का अर्थ होता है जो साथ में यात्रा करते हैं। सह मतलब होता है साथ में, यात्री मतलब यात्रा करने वाले। तो अब क्या है, लेखक जा रहे हैं नर्मदा की पद यात्रा करने के लिए, तो अकेले तो गए नहीं है, उनके साथ और भी लोग गए हैं, तो उनकी पत्नी तो जाएंगे ही। तो पत्नी गई है लेखक के बेटे का सहपाठी अशोक तिवारी, मुंबई के 4 लोग। अब देखो मुंबई के 4 लोग कह दीजिएगा, अब ये तो याद नहीं है कौन कौन गए हैं, तो ऐसा कह दीजिएगा पत्नी गई है, लेखक का जो बेटा था उसका जो मित्र था वो गया है, इसके अलावा मुंबई के 4 लोग भी गए हैं और कुछ अन्य सहपाठीगण और उनके मित्रगण भी लेखक के सहयात्री बने हैं, ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, संस्मरण क्या है। संस्मरण क्या है स्पष्ट कीजिए। तो देखिए संस्मरण क्या है, किसी विषय पर स्मृति के आधार पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। जैसे आप कहीं गए, फिर आप सोच रहे हैं अरे यार क्या हुआ था, क्या हुआ होगा,
फिर आपने सोचा, फिर उसके आधार पर लिखा। तो अपनी स्मृति के आधार पर हम यहाँ गए थे यार, ऐसा ऐसा हुआ था, या किसी कोई व्यक्ति के लिखित कोई मिल गया कि हाँ यार ये गया था, इसने ये पर लिखा, उसके आधार पर जानकारी मिली। तो इस प्रकार स्मृति के आधार पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख क्या है, संस्मरण कहलाता है। संस्मरण का रचनाकार की स्मृति से गहरा संबंध है, क्योंकि आपकी जब स्मृति अच्छी होगी, जैसे आप कहीं घूमने गए, उसके बारे में आप घर आकर लिखेंगे तो तभी लिख पाएंगे जब आपकी जो स्मृति है, माइंड है, वो याद रखने वाला होगा। ठीक है। इसमें किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु की वर्णन में एक क्षण का भी महत्व होता है, जब कोई रचनाकार करुणास्पद, ठीक है, करुणा से भरकर अनुभूतियों को कल्पना का रंग देकर व्यंजनामूलक शैली में व्यक्त करता है और इस तरह अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का प्रक्षेपण करता है, तो ऐसी यथार्थ रचना संस्मरण कहलाती है। नाम से ही स्मरण, देखो नाम पढ़ो, संस्मरण, संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस स्मरण, सम का अर्थ होता है सम्यक, स्मरण का अर्थ स्मरण। इसका सीधा संबंध किससे है, अतीत से है, तो अतीत को स्मृति के आधार पर लिखना ही संस्मरण है। ठीक है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मेरे सहयात्री संस्मरण का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें आपको वही बताना है कि लेखक और उनकी पत्नी, उनके बेटे का मित्र और 4 लोग मुंबई की, ये सब नर्मदा पद यात्रा पर निकले। फिर उसके बाद डिटेल में ऐसे ही बता दीजिएगा। ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करते देखिएगा। ये आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ी सी एक कहानी टाइप में है और कुछ नहीं है। सेम वैसा ही लिखना है कि 75 साल का बुजुर्ग मिला था उनके लिए, फिर उनको भी लगा कि यार जब ये 75 साल का बुजुर्ग जा रहा है नर्मदा पद यात्रा पर, तो मैं भी जब 75 साल का हो जाऊंगा तो मैं भी नर्मदा की पद यात्रा करूंगा। तो फिर जब वो 75 साल के हुए, क्योंकि उनने 25 साल जब हुए थे जब उनने नर्मदा की पद यात्रा की थी, तो उनने सोचा कि जब हम 75 के होंगे तो हम फिर से नर्मदा की पद यात्रा करेंगे। तो बस यही है, वही डिटेल में आपको फिर वही लिखना है और कुछ नहीं, थोड़ा अपने मिक्स करते जाना, लिखते जाना, कॉलेज है इतना तो चलेगा ही। अब इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कि नर्मदा नदी के सौंदर्य का पर एक नमन लिखिए। आराम से लिख सकते हैं। नर्मदा नदी अभी पहला क्वेश्चन देखा था, जीवनदायिनी है, रेवा नाम कहा गया, मेघदूतम, नर्मदा के तट पर ये आरतियां हो रही, ये घंटे बज रहे हैं, ये जबलपुर भेड़ाघाटी शहर बसे हुए हैं, महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से उत्पत्ति हुई है, ऐसी करके करोड़ों तीर्थ स्थल हैं, यात्रा में मिलते हैं, ऐसे ऐसे करते हुए लिखते जाइएगा। ठीक है। हम आपको इसका आंसर दे रहे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहें इसे तो लीजिए। सबसे पहले इसे देख लीजिएगा, फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है तो इसको थोड़ी गौर से देखिएगा। ठीक है। इसके आगे का भी बता दे रहे हैं, ये रहा इसके आगे का, 1310 किलोमीटर का सफर है, ध्यान रखना। ये तो लिख ही दोगे कि समस्त पापों का नाश करती है, नर्मदा की कंकड़ कंकड़ में शंकर है, शंकर जी हैं, मध्य प्रदेश की इसे निवासी गंगा जैसा पवित्र मानते हैं, जैसी गंगा नदी है। तो इस प्रकार आप इसको, नर्मदा नदी को मोक्षदा कहा जाता है, अर्थात मोक्ष को प्रदान करती है यह नदी। ऐसे करते हुए आप इसको एक क्वेश्चन के आंसर में लिख लीजिएगा। तो देखिए, ये आपका पहले यूनिट का जो पहला टॉपिक था, मेरे सहयात्री, यह भी कंप्लीट हो गया। पूरा सिलेबस भी बता दिया कि क्या क्या आना है, कितने नंबर का आना है। अब ऐसे ही सीरीज बनाते हुए आपको पूरी क्लासें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। हमें पता है आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप अपना प्यार पीके कंपटीशन क्लासेस पर बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।